हेलो दोस्तों, वेलकम 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 टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। तो बच्चों, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की थ्योरी के साथ। ऑलरेडी पार्ट 1 ऑफ द वीडियो, पार्ट 2 ऑफ द वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। दिस इज पार्ट 3 ऑफ द वीडियो और यहां पे सिर्फ हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट थ्योरी जो कि आपके पास्ट एग्जाम्स में आ रखी है। तो फटाफट से, बिल्कुल देर ना करते हुए उठ के बैठ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट से इन वाले टॉपिक को करना स्टार्ट कर दो मेरे साथ। और भैया, अगर आपने प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट नहीं करा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिखेगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट का, वहां से अपने प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट भी आप पूरे कर सकते हो। और थ्योरी तो मैं आप लोगों को करवाने के लिए आ ही गया हूँ। ठीक है ठीक है सर, ये नोट्स भी कैसे डाउनलोड करेंगे तो मैं बताऊंगा वीडियो के अंदर। नीचे टेलीग्राम का लिंक होगा, उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, वहां पे आपको नोट्स दिख जाएंगे और नोट्स को क्या कर लो, डाउनलोड कर लो। सो सिंपल। यस सर। सर अब थ्योरी पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट वाली, स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग मतलब आपको कोई डिसीजन लेना है। अब देखो, मैंने आपको पढ़ाया था ना पार्ट 1-2 के अंदर कि सर जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो मैनेजर्स को डिसीजन लेने के लिए हेल्प करता है ताकि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो पाए। और इंटरनल यूजर्स के लिए क्या होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब सर आपको कोई डिसीजन लेना है तो उस डिसीजन को लेने के लिए कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और बेटा, जब भी कोई भी क्वेश्चन आता है ना स्टेप का, तो आपको सीक्वेंस वाइज लर्न करना है। सीक्वेंस वाइज मतलब पॉइंट नंबर 1 पे ये आने का तो आने का, पॉइंट नंबर 2 पे ये आने का तो आने का, पॉइंट नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 सर सीक्वेंस ऊपर नीचे नहीं करने का। जैसे चाय है ना, चाय बनाने का एक प्रोसेस होता है कि पहले पानी डालो, उसके अंदर पत्ती डालो, उसको गर्म हो जाएगी, फिर दूध डालना, फिर अदरक डालना। जैसे स्टेप होता है ना चाय बनाने का, ऐसे ही ये जो स्टेप है आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। बच्चे क्या करते हैं ना, बेचारे मासूम क्या करते हैं, 7 पॉइंट लर्न करके जाते हैं, ऊपर नीचे लिखे आते हैं, सोचते हैं 8 में से 8 मिल जाएंगे, लेकिन मिलता है तो सिर्फ 0। तो स्टेप जहां पे भी वर्ड आ जाता है स्टेप, तो यू हैव टू फॉलो द स्टेप। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो सीक्वेंस वाइज आप इसको याद करोगे। चलो सर समझाओ जल्दी से। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी। भैया, अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, क्यों डिसीजन लेना है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम आया होगा या कोई अपॉर्चुनिटी। प्रॉब्लम का मतलब क्या है, मान लो मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ लेकिन उनको पढ़ाने के अंदर जो ना कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ प्रॉब्लम आ गई। जैसे मान लो मेरा लैपटॉप नहीं चल रहा है या मेरा आईपैड नहीं चल रहा, तो कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा कि यार मुझे ये चेंज करना पड़ेगा। बार बार ये मुझे क्या करता रहता है, परेशान। या फिर मुझे क्या देखी, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, मैंने देखा कि बीकॉम वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई अच्छा टीचर नहीं है जो कि उनको मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ा दे। तो मैंने यूट्यूब के ऊपर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की अपनी क्लासेस स्टार्ट कर दी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे से पढ़ पाए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी। जैसे कोविड आया था ना, लोगों को लगा कि यार मास्क बनाते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी, पैसे कमाएंगे, 2 रुपए का मास्क 10 रुपए का बेचेंगे। क्लियरली डिफाइन द सिचुएशन दैट रिक्वायर्स अ डिसीजन। तो ये क्लियरली आपको बता देता है एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आपको क्या लेना पड़ेगा, डिसीजन, ताकि उस सिचुएशन को आप अपने प्रॉफिट के लिए यूज कर पाओ। तो आपने एक डिसीजन, आपने एक सिचुएशन देखी, आपको लगा इस सिचुएशन से मैं पैसे कमा सकता हूं, तो आपने वो डिसीजन लिया और उसके ऊपर काम करने लग गए। गैदर द इंफॉर्मेशन, कलेक्ट रेलिवेंट डेटा एंड फैक्ट्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी। तो भैया डेटा कैसा होना चाहिए, रेलिवेंट। डेटा का मतलब क्या होता है, इन्फॉर्मेशन। तो ऐसी आपके पास इन्फॉर्मेशन हो। अब जैसे मान लो सारी यूनिवर्सिटीज, जो भी बच्चा बीकॉम कर रहा है या बीबीए कर रहा है, उसका मेरे पास अगर इन्फॉर्मेशन आ गई, तो मैं उन बच्चों को छोटे छोटे लॉलीपॉप वाले मैसेजेस भेजूंगा उनके व्हाट्सएप पे कि अरे बच्चा पार्टी, अगर तुम्हें पढ़ना है तो फटाफट से कॉमर्स हीरोज क्लासेस चैनल पर आ जाओ और यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा आपका ग्रेजुएशन का कंटेंट खत्म करवा दूंगा। तो मुझे कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे बच्चों के कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए जो कि इंग्लिश मीडियम के हो, है ना। अब भाई अपन को हिंदी मीडियम नहीं आती, तो हम हिंदी मीडियम वाले बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, तो इंग्लिश मीडियम बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं कॉलेजेस के अंदर, उनका इन्फॉर्मेशन मिल जाए ताकि हम लोग क्या कर पाए सर, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में पता कर पाए और एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि हम आप लोगों प्यारे प्यारे बच्चों को पढ़ा पाए। नेक्स्ट, जनरेट ऑल्टरनेटिव्स, ब्रेनस्टॉर्म डिफरेंट ऑप्शंस और सॉल्यूशंस टू एड्रेस द सिचुएशन। अब एक प्रॉब्लम आ गई, अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी सिचुएशन है। अब जैसे मान लो अगर मैं बोलता हूँ कि बहुत बच्चों को मैनेजमेंट अकाउंटिंग समझ में नहीं आ रही, तो मैं आपके घर पे आके पढ़ाऊँ कि आपको ऐसे यूट्यूब पे पढ़ा दूँ। सर अगर मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा तो हजारों बच्चों तक, लाखों बच्चों तक पहुंच सकता हूँ, लेकिन एक एक घर के आपके घर पर आके अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा तो सर बहुत बच्चे तो मेरे से बिना पढ़े ही चले जाएंगे। ठीक है, तो मतलब एक प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। तो आप कौन सी चीज को यूज करोगे ताकि उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाओ। सर आप एग्जाम्पल इतने बढ़िया देते हो ना कि सर हम भूल ही नहीं पाएंगे। यस यस यस। नेक्स्ट, इवेल्युएट ऑल्टरनेटिव। सर अब तुम्हारे दिमाग में इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब देखो इस प्रॉब्लम से क्या आगे कोई प्रॉब्लम होगी कि खत्म हो जाएंगी सारी प्रॉब्लम। सिचुएशन नंबर बी, अब इस सिचुएशन नंबर बी को अगर लगाया तो इससे कोई प्रॉब्लम होगी कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मतलब आप इवेल्युएट कर रहे हो, चेक कर रहे हो ऑल्टरनेटिव। ठीक है, अपन ने डिसीजंस लिए, डिसीजन नंबर 1 लिया, डिसीजन नंबर 2 लिया, या प्लान नंबर ए लिया, प्लान नंबर बी लिया।
अब जैसे मान लो मेरे को कहीं घूमने के लिए जाना है, मैंने कहा यार ट्रेन से जाऊँ कि फ्लाइट से जाऊँ। अगर ट्रेन से जाऊँगा तो ये प्रॉब्लम आएगी, फ्लाइट से जाऊँगा तो ये प्रॉब्लम आएगी, बाय रोड जाऊँगा तो ये प्रॉब्लम आएगी। जिस डिसीजन में सबसे कम प्रॉब्लम हो उस वाले डिसीजन को आप लोग क्या कर लेना भाई, लोग सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो इवेल्युएट द ऑल्टरनेटिव्स, एनालाइज ईच ऑल्टरनेटिव, हर एक ऑल्टरनेटिव को देखो समझो, कंसिडरिंग इट्स पोटेंशियल बेनिफिट, देखो उस डिसीजन से कितने लोगों का बेनिफिट हो रहेगा, सर उसमें कितनी कॉस्ट लगेगी, पैसा कितना लगेगा, रिस्क कितना है, फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी का मतलब है काम करेगा ये मेथड या काम नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, अब तुमने सारे डिसीजंस ले लिए, सबको समझ लिया, उसमें से बेस्ट डिसीजन को आप लोग क्या कर लो सर, सेलेक्ट कर लो। देखो अभी के अभी मैं लर्न करवा दूंगा आपको, ये सारे स्टेप मुश्किल नहीं है। चूज द ऑप्शन दैट अपीयर मोस्ट लाइकली टू अचीव द डिजायर्ड आउटकम, उस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करो जिससे आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि सर इस डिसीजन से ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट, इंप्लीमेंट द डिसीजन, पुट द चोजन ऑल्टरनेटिव इनटू एक्शन, अब जो डिसीजन ले लिया उसके ऊपर एक्शन लो, उसके ऊपर एक्शन लो। मैंने डिसाइड करा कि मैं बच्चों को यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा, तो अब नेक्स्ट डे से मैंने वीडियो बनानी क्या कर दी, स्टार्ट कर दी। मॉनिटर एंड इवेल्युएट, अब मैं देखूंगा मैं तो पढ़ाना चाहता था, मैंने वीडियो भी डाली, लेकिन क्या ये बच्चे पढ़ना चाहते हैं, क्या ये वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं, क्या ये चैनल को लाइक, सर उल्टा बोल दे, क्या ये वीडियो को लाइक करते हैं, क्या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, नहीं करते, ये ज़्यादा शैतान है कि हम ज़्यादा शैतान है, बोलो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मॉनिटर कर रहा हूँ, इवैल्यूएट, ठीक है, कि बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं नहीं पढ़ना चाहते, भाई तू इतनी मेहनत कर रहा है, क्या ये बच्चे इतनी मेहनत करेंगे नहीं करेंगे, तो ट्रैक द रिजल्ट ऑफ द डिसीजन। अब मैंने जो डिसीजन जो लिया, वीडियो बनाई, अब मैं देखूंगा अच्छा कितने व्यूज आ रहे हैं, कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितने कमेंट आ रहे हैं बच्चों के प्यारे प्यारे, कंपेयर देम टू द एक्सपेक्टेशन। अब मेरी एक्सपेक्टेशन थी खास मेरी वीडियो पे कभी 1000 लाइक्स आ जाए, खास एक्सपेक्टेशन सोच रहा हूं मैं ऐसे, एंड मेक एडजस्टमेंट एज नीडेड। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगा कि यार 1000 लाइक्स ही नहीं आ रहे, तो क्या पता मेरे कंटेंट के अंदर कोई कमी हो, तो मैं कंटेंट को क्या कर दूंगा, और अच्छा कर दूंगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे, है ना। तो आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। देखो पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, देखो पहला पॉइंट क्या था, वो बच्चा पार्टी देखो लर्न करवा रहा हूं। पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, प्रॉब्लम कौन सी है, उस प्रॉब्लम की इंफॉर्मेशन देखो, आइडेंटिफाई करी प्रॉब्लम, अब उस प्रॉब्लम की इंफॉर्मेशन लो, प्रॉब्लम छोटी है कि बड़ी है। फिर देखो ऑल्टरनेटिव, इस प्रॉब्लम को मैं कैसे कैसे सॉल्व कर सकता हूं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। फिर प्लान ए बी सी को क्या कर लो सर, सेलेक्ट कर लो, प्लान ए बी सी को क्या कर लो सर, सेलेक्ट कर लो। और सेलेक्ट करने के बाद सर उसको इंप्लीमेंट करो, उसके ऊपर काम करना आपने चालू कर दिया, एक डिसीजन ले लिया। जैसे मान लो आपने डिसाइड करा कि ये वाले सब्जेक्ट की मेरे को कोचिंग लेनी पड़ेगी, तो आप कोचिंग जाने लग गए फिर, एंड मॉनिटर करो और इवैल्यूएट करो। अब देख लो कि सर जो मैंने प्लान करा था, जो मेरा ऑब्जेक्टिव था, क्या मैं उसको रोज रोज अचीव कर रहा हूं या नहीं कर रहा। बस ये हो गए आपके 7 के 7 स्टेप्स हो गए, ठीक है। अब आगे चलते सर, सॉल्विंग शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स। तो छोटे छोटे डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स को आपको क्या करना है सर, सॉल्व करना है। उसके लिए क्या लगेगा सर, ध्यान से देखना आप, अच्छा पॉइंट है ये वाला, ठीक है। प्रैक्टिकल, भैया प्रैक्टिकल जितने आपको मार्क्स दिलवाएगा उतने ही मार्क्स आपको थ्योरी भी दिलवा सकता है, ठीक है। लेकिन थ्योरी को अच्छे से लर्न करने का एकदम बेसिक मत लिखना। मैं अपनी तरफ से सारे एग्जांपल्स आपको देता जा रहा हूँ, अच्छे से करवाता जा रहा हूँ। सर वीडियो को आपको क्या करना है, लाइक करना है। क्यों करना है पता है वीडियो को लाइक क्यों करना है, बताओ। ताकि जितना लाइक होएगा ना इस वीडियो पे, यूट्यूब को पता चलेगा कि वीडियो जेन्युइनली बहुत अच्छी है। तो जो भी बच्चा मैनेजमेंट अकाउंटिंग को सर्च करेगा ना, तो उसके सामने वीडियो चली जाएगी, और तुम्हारे थ्रू मेरे करने से कुछ नहीं होता, तुम्हारे थ्रू उस बच्चे का भी क्या हो जाएगा सर, भला हो जाएगा, ठीक है। वो भी वीडियो देख लेगा, उसके भी ठीक नंबर आ जाएंगे, वो भी बेचारा पास हो जाएगा, आप लोग भी क्या हो जाओगे सर, पास हो जाओगे। पास मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर अभी तक भी नहीं पढ़ा तो भैया अभी तो आप यही बोल रहे हो ना, हे भगवान बचा लेना, ठीक है। तो ये सर्वाइवल वीडियो, आप लोगों को सर्वाइव करने के लिए वीडियो है आप लोगों के लिए। तो मार्जिनल कॉस्टिंग एंड डिफरेंशियल कॉस्टिंग आर 2 टेक्निक्स। कौन कौन सी कॉस्टिंग, मार्जिनल, नाम याद करो रे, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड डिफरेंशियल कॉस्टिंग, ये 2 टेक्निक है जिससे आप एनालाइज करोगे रेलिवेंट कॉस्ट कि किसी चीज को करने में कितने पैसे लग रहे हैं, एंड मेक शॉर्ट टर्म डिसीजन, एंड छोटे छोटे डिसीजन लेने के लिए। तो आपको कोई डिसीजन लेना है, उस डिसीजन की कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है। कोई भी डिसीजन आप लेते हो उसकी कॉस्ट होती है। मैंने बोला कि मैं ट्रेन से वैष्णो देवी जाऊंगा तो उसकी अपनी कॉस्ट होगी, मैंने बोला मैं फ्लाइट से वैष्णो देवी जाऊंगा, उसकी कॉस्ट होगी, ठीक है। तो 2 टेक्निक्स होती है। कौन कौन सी टेक्निक्स होती है, एक होती है मार्जिनल कॉस्टिंग और एक क्या होती है, डिफरेंशियल कॉस्टिंग। अब जिस बच्चों ने नहीं पढ़ रखा तो समझो मेरी बात, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है। दिस अप्रोच फोकसेस ऑन द चेंज इन द कॉस्ट। बेटा यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बहुत अच्छा खासा बनता है डिसीजन मेकिंग से। अगर आपने नहीं करा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, प्रैक्टिकल भी कर लेना, ठीक है। सेफ होके जाओ एकदम, जो मर्जी आएगा हम लोग करके आएंगे सर, अच्छे अच्छे नंबर लाएंगे, फर्स्ट डिवीजन से पास होने का, वरना मत होने का। द अप्रोच फोकसेस ऑन द चेंज इन द कॉस्ट दैट अकर व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय 1 यूनिट। सर मैं मान लो ये पेन है ना, पेन मेरे हाथ में, मैं मान लो ये पेन बनाता हूँ, अगर मैंने ये पेन 10 बनाए तो मान लो कितनी कॉस्ट लग रही है। अगर 11 पेन्स बना दिए तो कितनी कॉस्ट लगी। तो जैसे मान लो अगर मैंने ऐसे 10 पेन बनाए, 10 यूनिट ऑफ पेन, 10 पेन बनाए मैंने, सर एक खाली पेज दे देखो,
10 यूनिट बनाई मैंने पेन की, 10 पेन बनाए सर मैंने, ये 10 पेन बनाए 100 रुपए के। अब तुम सोचो मैंने 11 पेन बनाए तो 11 पेन बनाने में लग गए 120 रुपए, तो एक और पेन बनाने के लिए कितने पैसे लग गए सर, 20 रुपए लग गए। इसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। तो 10 पेन बनाए सर आपने 100 रुपए में, मतलब एक पेन कितने का पड़ रहा है, 10 का। लेकिन जैसे ही आपने डिसीजन लिया कि मैं एक और पेन बना दूं, लेकिन सर यहां से आपकी कॉस्ट कितने से बढ़ गई, 20 रुपए से बढ़ गई। ऐसा क्यों? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ने का भाई लोग, ठीक है। चल आगे। तो इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द कंट्रीब्यूशन मार्जिन विच इज द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एंड द रेवेन्यू एंड द वेरिएबल कॉस्ट। तो बेटा सेल्स में से जब आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हो ना, तो क्या निकल के आता है, कंट्रीब्यूशन निकल के आता है। कंट्रीब्यूशन, इन कंट्रीब्यूशन में से माइनस कर दे तो फिक्स्ड कॉस्ट, तो क्या निकल के आता है, आपका प्रॉफिट निकल के आता है। ये हमने सीखा था प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट के अंदर। अभी के लिए इसको सिर्फ आप क्या कर लो, रट्टा कर लो कि सेल्स में से जब वेरिएबल माइनस करते हो वेरिएबल कॉस्ट, अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है और सर फिक्स कॉस्ट क्या होती है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं बेटा, वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि चेंज होती है आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से। अब जैसे मान लो मेरी क्लासरूम है, उसके अंदर मैं 30 स्टूडेंट्स को बैठ के पढ़ा सकता हूँ, 30 स्टूडेंट्स को बैठ के पढ़ा सकता हूँ। अब तुम मेरे को एक बात बताओ ना भाई, तुम मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं उस रूम के अंदर 10 बच्चों को पढ़ाऊँ तो भी मेरी बिजली उतनी लगेगी। सर मैं 30 स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँ तो भी मेरी इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट उतना ही आएगा, आएगा नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन सर अगर तुम सोचो मैं वहां पर, अगर मैं वहां पे 70 स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँ, तो सर अब क्या होगा, सर मेरे को 2 बैचेस लेने पड़ेंगे, बल्कि 3 बैचेस, 2 बैचेस 30 स्टूडेंट्स का और एक बैच मुझे 10 स्टूडेंट्स का लेना पड़ेगा। तो जैसे ही मेरे पास ज़्यादा स्टूडेंट्स आएंगे तो मेरी क्लासरूम की इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ होगी, नंबर ऑफ बैचेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो बेटा जैसे इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट हो गया ना, वो कौन सा कॉस्ट हो गई सर, वेरिएबल कॉस्ट हो गई। जितनी ज़्यादा मैं प्रोडक्शन करूंगा उतनी ज़्यादा क्या लगेगी, इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। सिंपल सी बात, ठीक है। उतनी ज्यादा क्या लगेगी, इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, ठीक है। इसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट क्या होता है, अब जैसे मान लो अगर मेरा इंस्टीट्यूट है, अगर वो रेंट पे होता, अगर वो रेंट पे होता, है नहीं, अगर वो रेंट पे होता, तो अगर मैं चाहे उसके अंदर एक बच्चा पढ़ाऊं चाहे 100 बच्चे पढ़ाऊं, क्या मेरा जो लैंडलॉर्ड है, घर का जो मालिक है, क्या वो मेरा रेंट बढ़ाता। मान लो मेरे को रेंट देना पड़ रहा है 10,000 पर मंथ, कितना रेंट है, 10,000 पर मंथ मान लो। तो अगर मैं एक बच्चा पढ़ाऊं तो भी 10,000 देना पड़ेगा, 100 बच्चे पढ़ाऊं तो भी 10,000 रुपए देना पड़ेगा। ऐसी कॉस्ट को क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, एफसी, फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। अब बेटा देखो ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा, वीडियो क्या बन जाएगी, बड़ी बड़ी बन जाएगी। लेकिन मैं हमेशा आपसे यही बोलना चाहता हूँ बेटा, पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो, एकदम डिटेल में पढ़ो। वरना सिर्फ जस्ट पास होने के लिए पढ़ते हो ना, तो बाद में जब लगती है ग्रेजुएशन के बाद, या तो जॉब मिलती नहीं मिलती है, तो फिर डिलीवरी बॉय की जॉब मिलती है, क्या बोलूँ मैं, ठीक है। तो पढ़ो तो इतने अच्छे से पढ़ो कि सर फर्स्ट डिवीजन से भी ज्यादा नंबर आए, सर 70% आ रही है अपनी, 75% आ रही है। और अगर नहीं पढ़ना, जस्ट पास होने के लिए मत पढ़ो, ठीक है। ये यार मेरा पर्सपेक्टिव है। मैं हमेशा जब भी पढ़ता था तो भाई अंदर तक घुसो सर, अंदर तक की आपको नॉलेज होनी चाहिए, जब भी तो आप इस नॉलेज को डिलीवर कर पाओगे। ऊपर ऊपर से नॉलेज होती है ना, तो अंदर आपसे डर लगता है कि सामने वाले ने कुछ पूछ लिया तो हम तो बता ही नहीं पाएंगे। बात करते हैं डिफरेंशियल कॉस्टिंग की। द मेथड कंपेयर्स द कॉस्ट एंड रेवेन्यू ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। तो डिफरेंशियल कॉस्टिंग क्या होती है सर, ये अलग अलग मेथड से की कॉस्ट को कंपेयर करती है। दिस मेथड कंपेयर द कॉस्ट। तो मान लो मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, मान लो मेरे को एक प्रोडक्ट बनाना है, तो मैंने सोचा या मैं इसको घर पे बना लूं कि बाहर वालों से बना दूं, खुद बना लूं कि बाहर वालों से बना लूं। अब इसके अंदर सर अलग अलग कॉस्ट होगी। खुद बनाऊंगा तो सर मुझे भी मशीन वगैरह खरीदनी पड़ेगी, बाहर वालों से बनाऊंगा तो उसको थोड़ा सा पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो दिस मेथड कंपेयर्स द कॉस्ट एंड रेवेन्यू, पैसा कितना आएगा, ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स। अलग अलग टेक्निक से कितना पैसे लगेंगे, कितनी कमाई आएगी, ये स्टडी कर रहे हैं। इट हाईलाइट्स द इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड बेनिफिट एसोसिएटेड विद ईच ऑप्शन। तो मेरे पास ऑप्शन है, ऑप्शन 1 इस बंदे से बनवा लेता हूँ, ऑप्शन 2 इस बंदे से बना लेता हूँ, ऑप्शन 3 इस बंदे से बना लेता हूँ। मान लो मुझे स्मार्ट वॉच बनानी है, ऑस्ट्रेलिया की किसी कंपनी से बनाऊंगा तो महंगी बना के देंगे, चाइना में किसी कंपनी से बनाऊंगा सस्ता बना के देंगे। फिर मैं देख रहा हूँ कि सर किसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा होगी, कौन सी घड़ी ज़्यादा टिकेगी, तो ऑस्ट्रेलिया वाली घड़ी ज़्यादा टिकेगी क्योंकि वो कंपनी अच्छी है ना। तो मैं यहाँ पर सर एनालाइज कर रहा हूँ कि अगर मैंने ये वाला डिसीजन लिया या ये वाला डिसीजन लिया, उससे मेरी इंक्रीमेंटल कॉस्ट, मेरी लागत कितने से बढ़ जाएगी, उससे मेरा बेनिफिट कितना होगा, ये मैं एनालाइज कर रहा हूं। एग्जांपल्स ऑफ शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स इंक्लूड प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स, डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट टू प्रोड्यूस एंड सेल टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो एक एग्जांपल हो गया ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट। मान लो मैं 3 प्रोडक्ट बना रहा हूं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। अब मुझे पता है कि मेरा प्रोडक्ट बी जो है वो हीरो प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है, हीरो प्रोडक्ट है। हीरो प्रोडक्ट मतलब ये प्रोडक्ट मुझे सबसे ज्यादा कमा के देता है। तो सबसे ज्यादा पावर, एनर्जी, रिसोर्सेज मैं किसके ऊपर खर्च करूंगा, प्रोडक्ट बी के ऊपर। उसके बाद सेकंड नंबर पे मेरा प्रोडक्ट आता है कौन सा, प्रोडक्ट बी, ए। तो ए प्रोडक्ट को फिर मैं बनाऊंगा और सबसे एंड में कौन से प्रोडक्ट को बनाऊंगा, सी वाले प्रोडक्ट को बनाऊंगा। इसको बोलते हैं प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स। आपको तीनों ही प्रोडक्ट बनाने हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वो प्रोडक्ट बनाना है जिसके अंदर कम रिसोर्सेज लगा के ज्यादा प्रॉफिट आता है।
एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ स्पेशल एक्सपोर्ट ऑफर्स। ओहो ओहो, अब मेरे पास जो है ना दुविधा है। मेरे को जो ना बाहर की यूनिवर्सिटी का फोन आया सर, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से फोन आता है मेरे पास। वो बोलते हैं सर आप हमारे पास अकाउंट्स पढ़ाने के लिए आ जाओ, इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए आ जाओ, हम आपको इतने पैसे देंगे। मैंने उनको मना कर दिया, मैंने कहा ना भाई ना, अपने को नहीं आना भाई, हम तो यहाँ पे इंडिया के बच्चों को पढ़ाएंगे बस। हम पैदा हुए इंडिया के अंदर, रिसोर्सेज कंज्यूम करें हमने इंडिया का, हवाई हमने इंडिया की ली, पानी हमने इंडिया का लिया, तो हम कमाई तुम्हें कैसे दे दें, तो हम नॉलेज भी किसको देंगे, ओनली आर इंडियन स्टूडेंट्स। तो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ स्पेशल एक्सपोर्ट ऑफर्स। सर आप अपनी नॉलेज को विदेशों तक पहुंचाओ, आप अपने प्रोडक्ट को विदेशों में पहुंचाओ, हैं एक्सपोर्ट करो सर अपने प्रोडक्ट को, ना भाई ना, हम इंडिया को करेंगे। एनालाइजिंग वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑर्डर्स फॉर प्रोडक्ट एट स्पेशल प्राइसेस। तो बाहर के लोग जब हमसे प्रोडक्ट जब खरीदते हैं ना, तो महंगे महंगे प्राइसेस पे खरीदते हैं। अब आपका डिसीजन, आपको प्रॉफिट कमाना है तो बाहर वालों को बेच दो, प्रॉफिट ज्यादा नहीं कमाना, इंडिया को सर्व करना है तो सर इंडियन वाली कंपनी, इंडिया के लोगों को बेचो। ठीक है, मेक और बाय डिसीजन, मेक और बाय। मैं खुद बनाऊं कि बाहर वालों से बनवा लूं, मैं खुद बनाऊं कि बाहर वालों से बना लूं। डिसाइडिंग वेदर टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट इन हाउस, इन हाउस मतलब घर के अंदर, वो एक घर के अंदर नहीं फैक्ट्री के अंदर, और आउटसोर्स इट, या फिर सर मैं घर अपनी फैक्ट्री में ना बना के किसी बाहर वाले को बोल दिया कि तू बना दे। जैसे बोट कंपनी है, बोट, अमन गुप्ता फाउंडर ऑफ द कंपनी, ही इज द चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब वो क्या बोलता है कि मैं घड़ी खुद नहीं बनाऊंगा, मैं बाहर वालों से बनवाऊंगा, उसके ऊपर अपना लोगो लगाऊंगा और बेच दूंगा। एडिशन और एलिमिनेशन ऑफ अ प्रोडक्ट लाइन, assigning the profitability of adding or eliminating a particular product line। तो जैसे मान लो आप बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हो, उसमें से कुछ ऐसा होता है ना, कोई प्रोडक्ट हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं चल रहा, तो जो भी प्रोडक्ट अच्छे नहीं चल रहे उनको आप क्या कर दो सर, बंद कर दो। एलिमिनेशन ऑफ अ प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को आपने हटा दिया कि भाई ये तो चल ही नहीं रहा। सेल और प्रोसेस फर्दर, सेल और प्रोसेस फर्दर, जैसे 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 एग्जाम्पल सर, इसका एग्जाम्पल मैं आपको क्या दूं, इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ। मेरे पास मैंगो है, मैंगो क्या है मेरे पास, मैंगो। अब मैंगो को मैं क्या कर सकता हूँ, या तो सीधा मार्केट में जाके बेच दूँ। अब मैंगो जैसे मिल गए मान लो 100 रुपीज़ के जी, कितने का बिक गए, 100 रुपीज़ के जी का मैंगो बिक गया। मैं फार्मर हूँ, मेरे पास सर आम के पेड़ हैं, तो मैंने पेड़ों से आम तोड़े और मार्केट में बेच दिए। या फिर दूसरा, सर मैं मैंगो शेक की दुकान लगाता हूँ। किसकी दुकान लगाता हूँ सर, मैंगो शेक। सर मैंगो शेक किस किस को अच्छा लगता है, नीचे लिखो कमेंट बॉक्स में, सर हमें मैंगो शेक अच्छा लगता है, सर मुझे अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है क्या भाई। इसको इंटरैक्टिव बनाओ, मेरे से बात करो, दोस्त मुझे बना लो। अभी मैं कौन हूँ, तुम्हारा दोस्त हूँ, ठीक है, मैं कोई टीचर वीचर नहीं, मैं कौन हूँ, तुम्हारा दोस्त हूँ। किस किस को मैंगो शेक अच्छा लगता है, नीचे लिख दो, सर मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, मैंने आपको बोल दिया, तुम कैसे बोलोगे मेरे से, कमेंट बॉक्स में तो बोलोगे, तो लिखो मेरे को भी मैंगो शेक अच्छा लगता है। अब देखो, मैं मैंगो शेक में ज़्यादा पैसे कमाऊंगा कि आम बेच के ज़्यादा कमाऊंगा, ऑब्वियसली मैंगो शेक से मैं ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। सर मैंगो शेक का एक बड़ा वाला ग्लास कितने का बिकता है ना, बवा वाला ग्लास कितने का बिकता है भाई, 100 रुपये का बिकता है। कितने का, 100 रुपये का बिकता है एक बड़ा वाला ग्लास। छोटे वाले ग्लास हो 30-40 रुपये का बिक गए, बड़े वाले ग्लास की बात करो 100 रुपये का बिका, वनीला आइसक्रीम डाल के। अब तुम सोचो इसके अंदर कितना आम डलता है भाई, एक आम डलता है, और वो कितने का बिक गया, 100 रुपये का। तो मैंने उसको क्या करा, सेल फर्दर मतलब प्रोसेस फर्दर, मैंने उसको और प्रोसेस करा, मैंने उसको रॉ फॉर्म से कन्वर्ट कर दिया, कौन सी फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, और फिर मैंने बेचा। तो अब प्रॉफिट किस में ज्यादा हो रहा है, रॉ बेचने में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है कि मैंगो शेक बना के बेचने का ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। और दूसरा एक और सर, फ्रूटी क्या बना देता हूँ मैं, उससे फ्रूटी बना देता हूँ। और फ्रूटी में तो आम भी नहीं होता, इतना सा आम होता है एकदम ऐसे, 1 चम्मच आम होता है 1 लीटर फ्रूटी के अंदर, बाकी तो सारा क्या होता है सर, केमिकल होता है। तो फ्रूटी से तो और भी पैसे बना लिए। तो आप लोग को डिसाइड करना है कि सर जो सामान है उसको एज इट इज बेच दूं कि उसको और प्रोसेस करके फिर बेचूं। जैसे मान लो आटा 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 ऐसे ही बेचा तो सर सस्ता, गेहूं के दाने बेचे तो सस्ते मिल गए, उसको पीस के जब आटे में कन्वर्ट करके बेचा तो और पैसे मिल गए। उससे अगर मैंने पिज्जा का डो बना दिया तो और महंगा बिक गया, ब्रेड बना के बेच दिया तो और महंगी बिक गई। गाजर, गाजर ओ भाई, गाजर से याद आया सर, गाजर अगर मैंने ऐसे ही खरीदी तो बहुत सस्ती पड़ती है। गाजर का हलवा खरीदा तो 800 रुपये किलो का मिल जाता है ना, होता नहीं होता। सर मुंह में पानी आ गया आज हम लोगों को। किस किस को गाजर का हलवा पसंद है, नीचे लिख देना भाई, मेरे को तो पसंद है। डिसाइडिंग वेदर, मम्मी बनाने वाली है थोड़े दिन में गाजर का हलवा। डिसाइड वेदर टू सेल अ प्रोडक्ट, याद आ गया अभी मेरे को एकदम, घर पे जाके बोलता हूँ मम्मी गाजर का हलवा बना। डिसाइडिंग वेदर टू सेल अ प्रोडक्ट एट एन इंटरमीडिएट स्टेट और प्रोसेस इट फर्दर। इंटरमीडिएट स्टेट मतलब जैसे वो उगा उसको एज इट इज आपको बेचना है कि उसको और प्रोसेस करके बेचना है, टू इंक्रीज इट्स सेलिंग प्राइस। दूसरा, ऑपरेट और शट डाउन, डिसाइडिंग वेदर टू कंटिन्यू ऑपरेटिंग अ बिजनेस यूनिट और शट डाउन टेम्पररी और परमानेंटली। आपको डिसाइड करना है कि सर जैसे मान लो मैं पढ़ाता हूँ अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज। अब मान लो आपको भी पता है बिजनेस स्टडीज कम बच्चे कोचिंग लगाते हैं, सर अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की ज़्यादा डिमांड होती है। तो मैंने डिसाइड करा कि मैं बिजनेस स्टडीज को क्या कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो डिसाइडिंग वेदर टू कंटिन्यू ऑपरेटिंग अ बिजनेस यूनिट और शट इट डाउन परमानेंटली, हमेशा
प्राइसिंग डिसीजन, सेटिंग प्राइजेस फॉर द प्रोडक्ट और सर्विसेज टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो हर एक चीज़ का कोई ना कोई क्या होना चाहिए, सब प्राइस होना चाहिए। तो आप डिसाइड कर रहे हो कि सर इसको मैं क्या कर दूं, सर बेच दूं क्या, टू मैक्सिमाइज द रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो आप डिसाइड करोगे कि कितने प्राइस पे मैं इस प्रोडक्ट को बेचूं और इस से मेरे को कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो प्राइसिंग डिसीजन, कितने प्राइस पे बेचूं और उस प्राइस से मुझे कितना प्रॉफिट होगा, ये चीज़ आप लोग डिसाइड कर रहे हो। ठीक है, फिर बात करते हैं प्राइसिंग डिसीजंस की। किसकी बात करते हैं सर, प्राइसिंग डिसीजंस। सर पढ़ ले क्या इस वाले कॉन्सेप्ट को भी, अभी है वीडियो देख लोगे तुम लोग। 20 मिनट की हो चुकी है यार वीडियो, जहाँ तक मैं देखता हूँ ना तुम लोग 20-25 मिनट से ऊपर की वीडियो नहीं देख पाते, तो इसलिए मैं इस नोट के ऊपर वीडियो को अभी बंद कर रहा हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और भैया कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना किसको मैंगो शेक पसंद है, किसको गाजर का हलवा पसंद है, एंड सर लाइक कर देना वीडियो को, ताकि ये और बच्चों तक भी पहुंच जाए और अच्छे अच्छे नंबर लाने हैं आपको एग्जाम के अंदर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय दोस्तों।